हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज जो हम लोग टॉपिक बच्चों रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये हमें सिखाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग करेगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये किस की बुक्स में अकाउंटिंग सिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में हमको अकाउंटिंग सिखा रहा है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जिसके लिए कर रहा है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके लिए जो एसेट हो गए ना पीपी, तो वो अपनी बुक्स में एज ए पीपी रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है ये अपनी बुक्स में कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा वो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 सिखाता है, एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है उसके थ्रू। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात हो रही सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर का होता है यहाँ पे प्रॉफिट। अब हुआ क्या यहाँ पे, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। तो इसमें 5 चीजें रेवेन्यू में आती है। पहला कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो तय करा गया था इतना अमाउंट हम कॉन्ट्रैक्ट से लेंगे, तो वो इसका रेवेन्यू का एक हिस्सा है। दूसरा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन होता है, व्हाट डू मीन बाय वेरिएशन? ये वेरिएशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये तय करा कि तो कोई स्विमिंग पूल नहीं बना सकता, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का, ये तय करके स्विमिंग पूल कोई नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हुआ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला नहीं एडिशनल काम है स्विमिंग पूल भी बनाओ। तो भाई स्विमिंग पूल बनाना है तो मैं कहूंगा वेरिएशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपसे एडिशनल पैसा लूंगा, तो वो भी मेरा रेवेन्यू का हिस्सा हो गया। कोई क्लेम, व्हाट डू मीन बाय क्लेम? मैं आपसे कोई अमाउंट क्लेम करो, जैसे कि मैंने कहा ये तय करा गया था कि कॉन्ट्रैक्टर 10 तारीख को सपोज काम शुरू कर देगा। अब कॉन्ट्रैक्टर पहुंच गया लेबर को लेके, मटेरियल लेके, अब जब 10 तारीख आई तो पहुंच तो गया, लेकिन वहां पे देखा तो कॉन्ट्रैक्टी है नहीं। कॉन्ट्रैक्टी को कॉल किया कॉन्ट्रैक्टर ने, अरे कहां हो? तो कॉन्ट्रैक्टी कहते नहीं नहीं आज काम नहीं शुरू करना है, 5 दिन बाद काम शुरू करेंगे। अच्छा, अगर 5 दिन बाद काम शुरू करेंगे, मैंने कहा मेरा तो नुकसान हो गया। मैंने कहा ऑलरेडी यहाँ पे कौन है, ऑलरेडी मैंने कहा यहाँ पर तो मैंने लेबर ले आया, लेबर को पेमेंट करना रहेगा, तो ये मैं आपसे क्लेम करूंगा, ये नुकसान हो गया मेरा, तो वो क्लेम जो मैं आपसे करने वाला रिकवर करूंगा तो मेरा रेवेन्यू। इंसेंटिव पेमेंट ये चीज होती है कि कोई इंसेंटिव आप मेरे को दे रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये तय करेंगे कंस्ट्रक्शन सपोज 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उससे पहले ही काम खत्म कर लिया तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ इंसेंटिव दोगे, ये तय करा गया था। तो जो भी इंसेंटिव आप मेरे को दोगे तो वो भी मेरा रेवेन्यू का हिस्सा होता है। एंड लास्ट वन एस्केलेशन क्लॉज, महंगाई बढ़ रही, तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है अगर जो भी मटेरियल लेबर जो भी लग रहा है महंगाई बढ़ी तो मैं आपसे ज्यादा पैसे लूंगा, तो दैट इज रेवेन्यू, वो भी मेरे रेवेन्यू का हिस्सा है जो भी हम आपसे रिकवर करो। तो ये 5 चीजें हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वेरिएशन, क्लेम, इंसेंटिव पेमेंट, एस्केलेशन, ये हमारे रेवेन्यू का हिस्सा होता है। ऑब्वियसली प्रोबेबल दैट रिजल्ट इन रेवेन्यू एंड रिलायबली मेजर, ऑब्वियसली कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला, हमको रेवेन्यू होने वाला है। और व्हाट प्रोबेबल दैट रिजल्ट इन रेवेन्यू, ऑब्वियसली कंसीडरेशन है, तो आपका रिजल्ट रेवेन्यू है। और क्या होगा यहाँ पे कि वो कहते हैं रिलायबली व्हाट मेजर, तो मेरे को अमाउंट मेजर भी कर सकते हो कि पैसा कितना है, कॉस्ट उसके मतलब कितनी रेवेन्यू है, और ऑब्वियसली ये रहेगा मैं आपसे रिकवर करूंगा, रिलायबल है कि आई एम गोइंग टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम यू, तो मुझे कीमत भी पता है कंसीडरेशन की, और ये भी यहाँ पे रिलायबल है कि अमाउंट में आपसे रिकवर हो जाएंगे। अब वो हमसे आगे कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बात, व्हाट मीन बाय कॉस्ट है, 3 तरह की अपनी कॉस्ट है। पहला डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस डायरेक्टली एसोसिएट विद द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल साइट लेबर, जो लेबर लगा, सुपरविजन मटेरियल, यहाँ पे सुपरविजन के लिए अपन ने किसी को लगाया था कि देखो कोई चोरी वोरी ना हो वहां पे, तो अपन ने सपोज सिक्योरिटी के लिए किसी को लगाया, सुपरविजन का खर्चा हो रहा है, मटेरियल का खर्चा हो रहा है। इवन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो भी डेप्रिसिएशन, उस प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन का भी जो आपका डेप्रिसिएशन है वो भी हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है, जो आपने एसेट को यूज करे इस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एसेट को जो यूज करे उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा इस जो आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो इसकी जो कॉस्ट, इस कॉस्ट का वो हिस्सा होगा। वो कहते हैं यू अंडरस्टैंड इस पॉइंट, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, बेटा जो कोई मशीन थी उस पर जो भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन मशीन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करे तो डेप्रिसिएशन भी आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का हिस्सा होगा। मूविंग, व्हाट इज मूविंग, आपने एक फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपने कोई मटेरियल बोले अरे वो साइड पे रखा, लेके आओ लेके आओ इधर लेके आओ, तो जो भी मूविंग कॉस्ट हुई वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिस्सा है। हायरिंग कॉस्ट यूज इन द कंस्ट्रक्शन, अब उसके बाद आपने सपोज कहा कि जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन के लिए मैं सारी की सारी अपनी मशीनरी यूज करूं, तो मैंने क्या कहा मेरे लिए पॉसिबल है कि सारी की सारी मैं अपनी ही मशीनरी यूज करूं, तो मैंने क्या कहा एक काम करो कोई हायरिंग पे ले लो, मशीनरी तो बहुत लगती है हमको कंस्ट्रक्शन के वक्त, मैंने कहा जो हमको जो भी मशीन लग रही है काम करो कुछ हायर करके लाओ,
सारी की सारी नहीं खरीद सकते, बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो हमने हायरिंग चार्जेस पे करे, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिस्सा है। इन अदर वर्ड्स, ये जो भी कॉस्ट मैंने आपसे कहा, लेबर, सुपरविजन, मटेरियल, डेप्रिसिएशन, मूविंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किससे, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। सेकंड, कभी कभी एलोकेट भी कर सकते हो, डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने क्या करे, कुछ खर्चा तो करे लेकिन कॉमन बेसिस पे करे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर एग्जाम्पल जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्जाम्पल सुपरविजन इक्विपमेंट मेंटेन सुपरविजन। अब आप बोलेंगे सुपरविजन यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब देखो, मैंने कहा कि सुपरविजन के लिए हमने कोई सिक्योरिटी के लिए बंदा रखे, हमने बोले देखो दो बिल्डिंग है, एक है ऑफिस बिल्डिंग और दूसरी जहां पे कंस्ट्रक्शन हम क्लाइंट के लिए करके दे रहे, तो दोनों का तुमने ख्याल रखना, रात में चोरी हो सकती है। अब वो बेचारा सुपरविजन जो करता वो तो दोनों को मैनेज कर रहा था वहां पे, तो रात को वहां पे जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे क्लाइंट के लिए जो हम बना के दे रहे उसका भी ध्यान रख रहा है, और दूसरा ऑफिस बिल्डिंग का भी ध्यान रख रहा है हमारी। तो हम जो इसको सैलरी दे रहे वो स्पेसिफिकली भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की जगह को नहीं, जो कंस्ट्रक्शन हम करें उस जगह की सुपरविजन के लिए नहीं, दोनों के लिए हम इसको दे रहे, तो हम उसको क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। तो कुछ कॉस्ट हो सकते हैं एक्सक्लूसिव दैट नॉट स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम उसको एलोकेट कर सकते हैं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस, अब हमने इंश्योरेंस निकाली, इक्विपमेंट मेंटेनेंस था। अब कोई इक्विपमेंट में क्या करो, अलग अलग जगहों पे यूज करो, तब एलोकेट करोगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इसको कितना यूज करें, तो उतना अमाउंट मेंटेनेंस का खर्चा है उसमें आप एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस निकाल रखे हमने जहां पे कंस्ट्रक्शन वो जगह का भी और ऑफिस बिल्डिंग का भी, तो जो अपने इंश्योरेंस की कीमत आपको एलोकेट करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आपने इनकट करे, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हमारा इनकम, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हमारा एक्सपेंसेस होंगे, उसकी कॉस्ट में उसको क्या करेंगे, ऐड। तो दो तरह की कॉस्ट है, पहला जो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, एलोकेट कर सकते हैं, दूसरा यहां पे हम उसको एलोकेट कर सकते हैं, और मतलब आपको बांटना पड़ेगा, स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं था, कुछ दूसरी चीजों के लिए भी था, तो आप एलोकेट करो। फॉर एग्जांपल सुपरविजन कोई कर रहा 4 आवर्स जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा उस साइट का ध्यान रख रहा है, ऑफिस बिल्डिंग का 4 आवर्स ध्यान रखता है, तो आप जो भी सैलरी दे रहे हो उसको 4:4 और 1:1 रेशियो में आपने बांट दी, तो आप एलोकेट करें। देन कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट, कभी कभी होता है कि कस्टमर हमसे कहता है एडिशनल काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएशन वाला, उसके बाद नहीं स्विमिंग पूल भी बना के, तो उसकी वाइफ बोल रही है स्विमिंग पूल भी हो ना अपने को, टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल। अब भाई टॉप फ्लोर स्विमिंग पूल बना रहा तो मैं आपसे पैसा रिकवर करो, मेरे रेवेन्यू तो है, एट द सेम टाइम मैं बना के दे रहा हूं तो मेरे खर्चा भी तो होगा, तो मेरी क्या होगी, कॉस्ट। तो इस तरीके से रेवेन्यू में क्या क्या आता है हमारी, ये 5 चीज, और कॉस्ट में हमारी 3 चीजें यहां पे आ रही है। अब यहां पे कभी हो सकता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस इनकम, व्हाट इज दिस मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम फॉर एग्जांपल रेंटल और सरप्लस मटेरियल सर्विस रिड्यूस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपको कोई मिसलेनियस इनकम हो गई, अब जहां पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, अपने क्या करे, अरे एक काम करो, थोड़ी सी जगह वहां पे खाली है, बिल्डिंग में काम ही चल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, अब साइड पे काम करो, कुछ लोगों ने बोले कि हम थोड़ा सा रात को यहाँ पे रुके क्योंकि जो बेचारे गरीब थे, आपने थोड़ी देर क्या करे, वहां पे छोटी छोटी जगह बना दी, बोले रेंटल दे दो इसको, ठीक है। उसने क्या हुआ, ये सरप्लस तो स्क्रैप कोई था, तो आपने बोले बेच दो इसको, तो जो आपकी अदर इनकम है उसको आपको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से माइनस करना रहेगा। तो अकाउंटिंग जो मिसलेनियस इनकम रहेगी हम उसको एज इनकम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, बात एक ही, अपन कॉस्ट में से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से अपन क्या कर देंगे, माइनस। अब दो तरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ये तय कर लिया जाता है कि इतना इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट से लेंगे, मैंने कहा 5 करोड़ है, तय कर लिया 5 करोड़ मेरे को दूंगे, मैं कंस्ट्रक्शन करके आपको दूंगा, दैट इज फिक्स प्राइस। अब उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली मे इंक्लूड एडिशनल कंपनसेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन, कुछ महंगाई बढ़ी तो हो सकता है एडिशनल अमाउंट में आपसे ले लो। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, मैंने कहा इसमें रिस्क है, क्या होता है कि जिसमें अपने को पता है सर्टेन है कि कितना खर्चा होने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें अपन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। लेकिन जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अपन जब कंसीडर करते हैं, जब क्या चीज होती है आपकी कि कॉस्ट जो आपने इनकर्ट, आई मीन कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल रोड का कंस्ट्रक्शन करा, तो मेरे को पता है इसमें बहुत समय लगेगा, और कॉस्ट आई मीन उससे कितना टोटल खर्चा है वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे को रिस्क है, मैंने कहा 5 करोड़ बोल दिया और खर्चा 7 करोड़ हो गया, तो मेरे तो नुकसान हो गया। तो मैंने भी चालाकी से गेम खेला, मतलब सुनो सुनो सुनो, मैं क्या करता हूं, आपको जो भी मेरे को कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे खर्चा होगा वो कॉस्ट में ले लूंगा और उसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्लस स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो भी मेरा खर्चा हो रहा है उसमें मैं क्या करूंगा, तो कॉस्ट में ले लूंगा, उसमें 5%, 10%, 15%, 20% जो भी तय करेगा, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा, वो अमाउंट में आपसे रिकवर करूंगा। तो हम पहले से फिक्स नहीं करते, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसमें आई मीन ये जो रेगुलरली होते हैं, अब घर बनाना मेरे को पता है कितना खर्चा, लेकिन ये आप सपोज यहाँ पे आपको ये रोड बनाना, बहुत बड़ा रोड है, ठीक है, अपने को यहाँ पे 500 किलोमीटर का रोड बनाना फॉर एग्जांपल, तो डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दिक्कत हो सकती है कॉस्ट एग्जैक्ट तय करना कि कितना मेरे को खर्चा आने वाला है। सो व्हाट वी कैन डू दैट, वी कैन गो विद कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट,
जो भी खर्चा होगा उसमें प्रॉफिट कंपोनेंट ऐड करेंगे और वो अमाउंट मेरा आपका रेवेन्यू, वो अमाउंट में रिकवर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट से। Now, what is percentage completion method? As we know that के use for the long term contract, recognize revenue annually based on progress of work। अब जितना भी काम आपका हुआ, जितने प्रतिशत हमारा काम हो गया, उतने प्रतिशत हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू मीन में कितने प्रतिशत काम हो गया, इस पर हम बात करेंगे। तो यूज कॉशियसली टू अवॉइड प्रॉफिट एंटिसिपेशन, रिलायबल एस्टिमेट नीड। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझ। अब होता क्या है कि मैंने कहा कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जो भी हम लोग रिवाइज करने वाले, वो हमसे क्या कहते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। इसमें कुछ होता है इस तरीके कि मैंने कहा आपसे कि मैं यहां पे मैंने कहा कि जितने भी परसेंटेज मेरा काम हो उतने परसेंटेज मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूं। तो कितने प्रतिशत हमारा काम हो गया उसको फाइंड आउट करना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर हमने गलत उसको तय करे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 60% काम हो गया, तो मैं रेवेन्यू 60% रिकॉग्नाइज करा। अगर वो 60% प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया तो आपको नहीं लगता कि मैंने रेवेन्यू भी गलत रिकॉग्नाइज करा, रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज किया तो प्रॉफिट भी गलत आ गया मेरा। तो बहुत ध्यान से इस मेथड को यूज कर रहा, तो हमको बहुत प्रॉपरली हमको इसका देखना रहेगा कि कितने परसेंटेज एक्चुअल में हमारा काम हुआ है। ओके, अब यहां पे ऑब्वियसली रिलायबल एस्टिमेट लेके फाइनल आउटकम का। अब मैं कब कहूं कि मेरा फाइनल आउटकम रिलायबल है? पहले फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि यू हैव टू बी रिलायबल व्हेन टोटल आउट रेवेन्यू कितना है, इकोनॉमिक बेनिफिट आपका फ्लो होना चाहिए, कॉस्ट कितनी लगने वाली, कंप्लीशन स्टेज कितना हुआ, वो आप मेजर रिलायबली कर सकते हो। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि रिलायबल व्हेन प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट। अब टोटल रेवेन्यू इसलिए आप नहीं कह रहा कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से नहीं तय कर देगा टोटल अमाउंट में आपसे कितना लूंगा, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा उसमें 10% 15% ले लूंगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू नहीं आया। रिलायबल व्हेन द प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंड कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेजर। तो कहते हैं कि रिलायबल आउटकम है, जो आउटकम अपने को पता है अपन रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं कि रेवेन्यू कितना रहेगा, कॉस्ट कितना रहेंगी, कितने प्रतिशत काम हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट हमको फ्लो होगा। तो आप ऑब्वियसली इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, दिस इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि मैं रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं। रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं कि मतलब मुझे ये नहीं पता कि टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी हो रही है आपकी। अगर आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे या टोटल रेवेन्यू आपका कितना होगा, आप रिलायबल या आउटकम आपके सारे ये रिलायबल एस्टिमेट अगर सारी चीज कर पा रहे तो आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैं कैसे कहूं कि रिलायबल एस्टिमेट बनाए, कैन से दैट कि रिलायबल एस्टिमेट मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे अगर नहीं कर, इसमें से कोई भी चीज अगर आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे मेजर उसको नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या हो गया, अगर नहीं कर पा रहे तो इट मींस दैट कि आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो नहीं कर सकते। अगर नहीं हो पा रहा तो कैसे अकाउंटिंग करूं? बड़ी सिंपल सी चीज हमसे कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अप टू द इनकर्ड कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। इट मींस दैट वो हमसे यहाँ पे कहता है कि जो भी आपने खर्चा करे हो उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, उससे ज्यादा नहीं। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने कहा मैंने 3 करोड़ खर्च किया, तो कहता है 3 करोड़ खर्च किए, बस हो गई बात खत्म। आप 3 करोड़ ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। जब आप क्या जब आपका रिलायबिलिटी अनरिलायबल आउटकम एस्टिमेशन, आपका जो एस्टिमेट आउटकम वो रिलायबल नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप परसेंटेज कंप्लीशन चुपचाप से जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई वो लिखो और उतना ही सिर्फ आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते। इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैंने कहा अगर मैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करता हूं तो मैं कैसे तय करूंगा कितने प्रतिशत मेरा काम हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हाउ वी कैलकुलेट कि कितने परसेंटेज हमारा काम हुआ बेटा। अब अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में एक ही आता है। अब पहले मैंने कहा कि आप पहले देखो डिटरमाइन बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट इनकर्ड विद द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप ये देखो टोटल कॉस्ट आपने इनकर्ड कितना करे। मैंने कहता कॉस्ट इनकर्ड कर सपोज मैंने 70 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सपोज 100 लाख की, तो 70 डिवाइड बाय 100 मल्टी 70 आई एम टू से यू हैव इनकर्ड 70 आउट ऑफ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट 100, आपने 70 इनकर्ड करे, इट मींस कितने प्रतिशत आपका काम होगा, 70%। तो बेसिकली यही सबसे कॉमन है जो आपको क्वेश्चन में आने वाला है कि आपने कॉस्ट इनकर्ड कितना करे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तो आप उससे कंपेयर करते कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आ जाएगा कितने परसेंटेज हम लोगों ने यहाँ पे काम करे, तो कितने प्रतिशत हमारा यहाँ पे काम हुआ। दैट इज या आपकी इस मेथड स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करें। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि जरूरी कि कितनी हमने कॉस्ट बेसिस पे करें, जितना कॉस्ट इनकर्ड करें आप टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से यहाँ पे कंपेयर करें एंड यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आ जा रही है, यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जा रही कि कितने परसेंटेज आ रहा है, कितने परसेंटेज हमारा काम हो गया। लेकिन एक और तरीका है जिससे मैं पता लगा सकता, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। मैं बोलूंगा बुलाओ सिविल इंजीनियर को, अरे नॉलेजेबल है,
उनसे सर्वे कराओ और बताओ कितने परसेंट काम हो गया। तो वो भी एक तरीका। फिजिकल कंप्लीशन बोले 3 फ्लोर बना तो 2 फ्लोर बन गए तो 2/3 काम हो गया, वैसा भी हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूट सर्वे वाला फिजिकल कंप्लीशन वाले से नहीं पूछता, उसको तो मजा आता है ना कैलकुलेशन सब आपको देने में। तो कॉस्ट इनकम डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए वो कहेगा। अब ख्याल रखना, प्रोग्रेस पेमेंट एडवांस रिसीव नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। अब होता है क्या यहाँ पे, कितने प्रतिशत हम आई टू से आपका कितने परसेंटेज काम हो गया, तो इसका ये नहीं तय हो सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेस पेमेंट, आपका प्रोग्रेस पेमेंट एंड एडवांस रिसीव, आप जब कहते हो कि इतने परसेंटेज काम हो गया, तो दैट डजंट मीन कि कोई प्रोग्रेस पेमेंट आ गई या कोई एडवांस रिसीव्ड हो गया, दैट डजंट मीन कि आपने उतना वर्क परफॉर्म हो गया। ये हो सकता है ना कि आपने मेरे को एडवांस पेमेंट दे दी मेरे को 50 करोड़ दे दी एग्जाम्पल, मैंने काम ही नहीं शुरू किया ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रेस पेमेंट या एडवांस पेमेंट आपको कोई होगी तो दैट डजंट मीन कि वर्क परफॉर्म हो ही गया। नहीं हो सकता ना, हो सकता जरूरी नहीं आपने मेरे को एडवांस दे दिए लेकिन मैंने अभी काम ही नहीं किया, आपने मेरे को एडवांस दे दी काम शुरू ही नहीं किया, हो सकता है। आपने प्रोग्रेस पेमेंट दे दी लेकिन मैंने काम उतना पूरा नहीं किया जितनी पेमेंट मेरे को मिली, हो सकता है। तो प्रोग्रेस पेमेंट मिलना और एडवांस पेमेंट मिलना दैट डजंट मीन कि उतना काम हो चुका है। काम कितना हुआ जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते दैट वी हैव टू कैलकुलेट कि हमने कॉस्ट कितनी इनकट करी डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट सेज कि हमने कितने प्रतिशत काम कर लिए, और जितने परसेंटेज आपने काम करे उतने परसेंटेज हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज यहाँ पे करते। तो अब बड़ा अच्छा सा टेबल आपको ये प्यारी सी रैपिड जिसमें बुक में दिया हुआ है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सिर्फ बुक के बारे में, इफ यू वांट टू परचेज द लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और आप वो बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस जस्ट एट 399। ये कलर्ड बुक है। एनीवेज अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कैसे करें, तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में ये तय करते हैं कि कितने प्रतिशत हमारा काम हो चुका। तो मैंने कहा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, तो आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने कॉस्ट टोटल, यहाँ पे कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सपोज अपन अज्यूम करते हैं कि 100 था और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी सपोज एस्टिमेटेड 60 था। अब मैं पहले साल है मैंने कहा मेरा 30% काम हो, वो कैसे तय करते, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले साल मैंने कहा कि सपोज टोटल कॉन्ट्रैक्ट आपका रेवेन्यू टोटल सपोज 100 और मैंने कहा कि 30% मेरा काम हो गया, तो 30 डिग्री ऑफ कंप्लीशन को कहते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30% दैट्स कम 30 ऑनली। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी टोटल 60 का 30% दैट्स कम 18, तो 30 माइनस 18, तो प्रॉफिट इज हाउ मच बेटा 12। अब बच्चे 12 आपका प्रॉफिट आ गया, पहला ही साल है इसलिए पहले आपने कोई प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज के पहले नहीं किया, तो टोटल आपका पहले साल का प्रॉफिट आ गया 12। अब सेकंड ईयर मिला तो ये सेकंड ईयर में आपने 70% जो लिखी सेकंड ईयर तक के इंटरप्रेट बराबर करा, सेकेंड ईयर तक के आपने एक्चुअल में इतना काम अपना हो चुका है। तो सेकेंड ईयर तक के हमारा कितना काम हो चुका है, 70% काम हमारा सेकेंड ईयर तक के हो चुका है। तो भाई सेकेंड ईयर का प्रॉफिट नहीं, तो मैंने कहा टोटल रेवेन्यू था आपका 100, उसका 70% दैट इज 70। अब आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 60, उसका 70% दैट इज कमिंग 42। तो 70 माइनस 42 ये कितना आता है, दैट इज कमिंग 28। तो 28 प्रॉफिट कोई सेकेंड ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर तक के का प्रॉफिट हमारा कितना है बच्चे यहाँ पे 28। तो ये 28 में से मैं क्या करूंगा, जो भी प्रॉफिट मैंने पहले रिकॉग्नाइज करो उसको मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। तो पहले मैंने प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करो यहाँ पे 12, तो 28 में से ये सेकेंड ईयर तक का प्रॉफिट है, पहले मैंने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा 12, तो 12 उसमें से माइनस करूंगा, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपका कितना हो गया 16। मैं तो थर्ड ईयर पे पूरा काम हो गया, तो रेवेन्यू से 100 का 100%, 100 कॉस्ट 60 का 100% 60। तो ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट 40 नहीं, थर्ड ईयर तक के का प्रॉफिट 40। तो पहले आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके ये 12 और ये 60, तो पहले और दूसरे साल में 12 और 60 इतना आप रेवेन्यू प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हो। तो 40 जो टोटल प्रॉफिट तीसरे साल के एंड तक के का, उसमें तो जो पहले मैंने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज किया उसको मैं माइनस करूंगा, तो प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखते, तो जब क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे तो आप देखो इस तरीके से आपको टेबल से बनाओगे, बहुत आसानी से सारे आपके आंसर आते जाते हैं। अब आते यहाँ पे कहते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। किसी भी समय हमको ये लगा कि जो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेरी है, जो एक्सपेक्टेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगी, तो नुकसान हो रहा है। मैंने कहा रेवेन्यू मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 करोड़ होगा, लेकिन अचानक हमको बाद में लगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो हमने सोची थी उससे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 120 करोड़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होंगे, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी होने वाली। तो आपको नहीं लगता टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होंगी तो मेरा लॉस है। तो भाई यहां पे हमको कहता है कि इमीडिएटली, वो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, recognize a loss immediately if the total contract costs are expected to exceed the total contract revenue।
किसी भी समय हमको लगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो हमारी रहने वाली टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा होने वाली है, सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। ऐसा हम क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछती है, एग्जाम में अगर आया तो मोस्ट प्रॉब्ली इसे अगर आया तो ऐसे क्वेश्चन आते। अब मैंने इस पेपर में भी क्वेश्चन भी करेंगे। अब आप बहानेबाजी नहीं कर सकते, रिगार्डलेस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन अदर कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कह सकते नहीं 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 अभी तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, ना 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 ना। आपने बोले यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो रहा टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इफ इट इज मोर देन द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इफ इट इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, तब यू हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। कोई बहानेबाजी नहीं कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, अभी तो काम शुरू हुआ, वर्क कमेंसमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन मेथड, इतने ही प्रतिशत तो काम हुआ, आगे काम बचा है। जिस वक्त आपको लगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड है इट इज गोइंग टू बी मोर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। तो हमको लॉस को इमीडिएटली को रिकॉग्नाइज करना होता है। अब हमसे कहते हैं अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दे अनकलेक्टेबल, तो बोलते कि एक्सपेंस होना, एक्सपेंस होना सीधा सीधा बोलो बैड डेट मानना उसको, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी चीज आती है हमारी कि कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लगते हैं कि वो कंबाइन कर दो एक जैसे, और कुछ कभी कंबाइन करना है उसको मैं कंबाइन मान। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि उसने बोला कि हमको कहा कि पेट्रोल पंप बनाना है, 4 पेट्रोल पंप बनाना, ठीक है। एक ही कंपनी ने, इंडियन ऑयल कंपनी ने बोला कि आप 4 पेट्रोल पंप हमारे कंस्ट्रक्ट करके दो। तो ये एक, अभी इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानू कि अलग अलग, तो वो अपन अभी डिस्कस करेंगे कब मैं इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानू और कब अलग अलग एसेट है। हमको 2-3 एसेट बोला, लेकिन 2-3 एसेट को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट मानू कि अलग अलग मानू, वो हमको अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मानो कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानो। द रीजन इज सिंपल, यहाँ पे इसीलिए हमसे कहता है क्योंकि आपको हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग सेपरेटली करना। तो मैंने कहा हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की जब देखो अकाउंटिंग मुझे यहाँ पे बेटा जब सेपरेटली कर रहा है, तो हमसे कहता है कि हमको पता रहना चाहिए कि अब मैंने अगर उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना तो उसको मैं एक साथ ही अकाउंटिंग, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना तो मेरे को अगर मैंने सपोज 4 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग माना तो मैं 4 कॉन्ट्रैक्ट उसको अलग अलग कंसीडर करूंगा। समझ में आए कि 4 कॉन्ट्रैक्ट में उसको अलग अलग कंसीडर यहाँ पे करूंगा। तो हमको ये देखने कि अगर 4 अलग अलग कंसीडर करा तो चारों की अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्यों अलग अलग, समझे। तो हमको ये तय करना है तो वो पूरी एसेट्स को 2-3 एसेट मिला के एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानू कि अलग अलग, तो कैसे तय करा जाता है। तो पहले हम आते सेगमेंटेशन, कब मैं इसको अलग अलग मानू। तो यहां से हमसे कहते हैं कि सेगमेंटेशन मतलब कब मैं उसको अलग अलग मानू। एग्जाम्पल ट्रीट ईच, आई मीन टू ट्रीट ईच एसेट एज सेपरेट, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल मैंने कहा कि हमको कहा कि 4 पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्ट करें एक ही कंपनी की, 4 पेट्रोल पंप मुझे क्या करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना। तो उससे मुझसे क्या कहा यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे इस चारों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट मानो कि 4 कॉन्ट्रैक्ट मानो, उसको कहता है कि अलग अलग मानो। कब? सेपरेट प्रपोजल, चारों का प्रपोजल अलग अलग दिया गया था। चारों का प्रपोजल क्या होता है बच्चों? अलग अलग दिया गया था बेटे, तो चारों का प्रपोजल अलग अलग दिया था। दूसरा आपका इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन एंड एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑन बाय बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर। अब पहला हुआ कि भाई इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन, जो भी हमने तय करे कीमत वो इंडिपेंडेंट था और हम दोनों को राइट्स था कि भाई आप जो कीमत मेरे को वो इतने में काम करके दो, मैंने बोला मेरे को नहीं करना, ये जो मैं कीमत बोल रहा हूं आपको एक्सेप्ट नहीं। तो हम दोनों के हाथ में एक्सेप्ट करना और रिजेक्शन करना हमारे हाथ में, और सबका इंडिविजुअल आपने सेपरेट प्रपोजल 4 अलग अलग एग्जांपल यहां दिए, और आपका नेगोशिएशन भी चारों का क्या हो रहा है बच्चों? अलग अलग यहां पे हो रहा है। अब एक्सेप्ट करो रिजेक्ट, हम दोनों को राइट से। और आखिरी सबकी कॉस्ट और रेवेन्यू हर एसेट की अलग अलग है। तो मेरे को पता इस पे कॉस्ट कितने आ रहा है, इसका रेवेन्यू कितना, इसकी कॉस्ट कितनी, इस पे रेवेन्यू कितना, इसकी कॉस्ट, इसके, मतलब हमको ये पता है चारों की इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है और चारों का इंडिविजुअल रेवेन्यू कितना, वो हमको यहाँ पे पता है। तो क्या चीज हुई यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। व्हाट इज दिस सेगमेंटेशन? इस केस में हम अगर ये तीनों कंडीशन सेपरेट प्रपोजल और यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन और आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड रेवेन्यू हर एसेट की अलग अलग है, तो हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हम इसको मानेंगे। ओके, यहाँ पे 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसको कब एक मानू, तो वो कहते हैं कि कंबाइंड, जब इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बिल्डिंग है, बोले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करो, साथ में तुमको यहाँ पे वो प्लेइंग एरिया बच्चों का वो भी बनाना है, पार्क बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, यहाँ पे झाड़ वाड़ भी सब लगे बेहतरीन, वहां पे पार्क सब एक से कनेक्टेड है। यहाँ पे सोसाइटी ना, हाउसिंग सोसाइटी सब उसमें बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन आजकल तो बहुत हो गया, स्विमिंग पूल भी बनाओ उसमें, बच्चों के खेलने के लिए भी एरिया बनाओ, जिम भी सब होना उसमें, तो ये सब कंस्ट्रक्ट करके दो। तो उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानो कि एक। अब देखते कब उसको एक मानना है, तो वो कहते हैं आपसे सिंगल माने नेगोशिएशन है, सिंगल पैकेज। जब नेगोशिएशन करें तो अलग अलग नहीं करे, स्विमिंग पूल का इतना, बिल्डिंग का इतना, ओके, पार्किंग का इतना, नहीं, एक ही पैकेज अपने कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ठीक है सब बनाने का मैं इतना, सिंगल नेगोशिएशन हो, क्लोजली इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, बिल्डिंग बना रहा है उसी में हमको वहां पे पार्किंग नीचे बनाना है,
उसी में बच्चों के लिए प्ले एरिया बना, वो इंटरकनेक्टेड है। और तीसरी चीज कॉन्करेंटली और इन कंटिन्यूसली सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे एक एक साथ में सबका काम हो रहा है, मतलब बिल्डिंग भी बन रही, नीचे पार्किंग एरिया भी बना रहे हैं, ये बिल्डिंग बने बाद फिर मैं उसको बाद में ही बना लूंगा, तो वो आपका एक साथ काम हो रहा है या एक के बाद सीक्वेंस में एक के बाद हमारा काम हो रहा है। तो इस तरीके अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उन सारी एसेट को कंबाइन करके क्या मानते हैं, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछती है कि सेगमेंटेशन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट। नॉट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या डिस्क्लोज करें। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। उसकी मेथड कौन सी, आपने कैसे डिसाइड करके कितने परसेंटेज काम हुआ, तो मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कंप्लीशन स्टेज वो अपन यहाँ पे तय करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये सर्वे करा आपने कि कितने फिजिकल कितना काम हुआ, कैसे आपने करे उसकी मेथड। तीसरा एडवांस को रिसीव हुआ, मतलब हमने काम अभी परफॉर्म नहीं करे, एडवांस हो गया, वो हमको बताओ। रिटेंशन का मतलब हमने काम कर लिया, इनवॉइस रेस करे, लेकिन अमाउंट अभी हमको कोई उसने दिया नहीं, उसने कुछ रोक के रख लिया, बाद में दूंगा मैं, दैट इज रिटेंशन। और एक अमाउंट है ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू, तो हमको उससे लेना कितना है, कस्टमर से देना कितना। अगर लेना है तो एसेट, देना है तो लाइबिलिटी। तो बहुत यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा बेटा, आपने जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड करे वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना, प्लस जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट का आपने इसमें ऐड करना। अगर कोई लॉस आपने रिकॉग्नाइज किया तो ऑब्वियसली लॉस माइनस करोगे। और प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब होता है कि आपने बिल रेस करे, जरूरी नहीं कि अमाउंट आपको रिसीव हो गया, आपने बिल रेस कर दिया तो बिल रेस कर दिया वो भी आपने माइनस करना। जो बचा, अगर ये पॉजिटिव फिगर आपकी आती है तो दैट इज ड्यू फ्रॉम, अगर ये नेगेटिव फिगर आती है दैट इज ड्यू टू। तो ड्यू फ्रॉम मतलब पैसा लेना, और अगर ये पॉजिटिव फिगर है नेगेटिव ड्यू टू वी आर लायबल टू। आई मीन टू से अगर ये पॉजिटिव आया तो वो ड्यू फ्रॉम है, एसेट है। अगर ये नेगेटिव आया तो ड्यू टू। अब बोलेंगे सर नेगेटिव कैसे आ सकता है, हो सकता है ना आपने बिलिंग ज्यादा की कर दी, कॉस्ट जो इनकम बिलिंग ज्यादा से आपने कर दी, तो आपने जितना काम नहीं करे, जितना प्रॉफिट से ज्यादा आपने क्या करे बिलिंग करके, इट में हैपन के बाद में एडजस्ट करिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर नेगेटिव फिगर है, उस केस में ड्यू टू, उसको हम ड्यू टू कहते हैं, और एक पॉजिटिव ड्यू फ्रॉम। तो ये सारी चीजें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की यहाँ पे डिस्कस करे। अब जल्दी से उसके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको सुपर 60 क्वेश्चन में आते हैं, और अगर आपको लगता है ना कि कुछ मेहनत में कर रहे सर हमारे लिए वीडियो रखते हैं, तो अगर आपको वीडियो में रिकॉर्ड करता हूं कोई चीज यहाँ पे जब शेयर करो, इफ यू लाइक इट, अगर आपको कोई चीज पूछना है कोई चीज कहना है तो कमेंट करा करो। अब आते हैं फटाक से यहाँ पे बच्चों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो फेवरेट ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो वो हमसे कहता है यहाँ पे, मेसन्स हाईवे कंस्ट्रक्शन अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाईवे ऑन 1st of April 2013। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 2 years। कितने साल में काम खत्म करना है, 2 साल में काम खत्म करना। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज एस्टिमेटेड एट ₹150 करोड़। आपने रेवेन्यू कितना एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150 करोड़। वो हमसे कहते हैं अप टू 31st of March 2014 दैट इफ कंपनी इनकर्ड 120 करोड़, तो हम ऑलरेडी 120 करोड़ खर्च कर चुके हैं, दैट इज कॉस्ट। वो कहता है हमसे ऑन द कंस्ट्रक्शन द इंजीनियर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर 45 करोड़ वुड बी इनकर्ड। हमने 120 करोड़ इनकर्ड कर चुके हैं, और वो हमसे कहता है कि आगे और कितना इनकर्ड होने वाला है, दैट इज हाउ मच 45। तो मैंने कहा यहाँ पे 120 खर्च कर चुके हैं, 45 और इनकर्ड करना है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी कितनी होगी, 165 हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगी। अब आपको नहीं लगता टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है आपका 150 और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी कितनी होगी 165, मतलब ज्यादा खर्चा हमारा होने वाला है। डू यू रिमेंबर दैट व्हेन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मोर देन द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली। तो यहाँ पे आपने टोटल आपने क्या करे, यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 165, आपने इनकर्ड 120 करे। अब आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपका 150, तो इसका मतलब आपका लॉस होने वाला कितना 15। तो इस साल का जो पहले तो वो रिकॉग्नाइज करो। तो मैंने कहा रेवेन्यू है आपका कितने परसेंटेज काम हुआ, आपने टोटल कॉस्ट इनकर्ड कर दी 120, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी 165, तो मैंने कितने प्रतिशत काम करा 120 डिवाइड बाय 165 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 72.72%, ये हो गया। तो ये मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया। तो मैंने कहा रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू इज 150 मल्टीप्लाई बाय 72.72 और 73% दैट इज कमिंग, रेवेन्यू मैंने रिकॉग्नाइज करा 109.10। कॉस्ट कितनी इनकर्ड करा, कॉस्ट में इनकर्ड कर चुका 120, तो मेरा यहाँ पे लॉस आया, कितना लॉस आया यहाँ पे, लॉस है सपोज मैंने कहा लॉस आ रहा है मेरा यहाँ पे, लॉस आ रहा है यहाँ पे 10.9। अभी 10.9 मैंने यहाँ पे लॉस लिखा है, 10.9 मैंने क्या किया यहाँ पे लॉस लिखा। अब वो मुझसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4.1 10. अब मेरे को टोटल लॉस कितना एस्टिमेट 15, मैंने 15 है, मैंने ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर 10.9, लेकिन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट व्हेन इट इज मोर देन द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली।
तो मेरे को तो पूरा 15 लॉस रिकॉग्नाइज करना, रिमेनिंग 4.1 का मैं क्या क्रिएट कर दूंगा, प्रोविजन पीनल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, और उसके बाद हमारा टोटल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने पेयर होगा 15। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे यहां पर कहता है, क्या कह रहा है हमसे, जीटीआई लिमिटेड नेगोशिएशन विद भारत ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड for construction of the retail petrol and diesel outlet based on the proposal submitted to different regional offices of BOCL. The final approval of one outlet each in region X, Y, Z is awarded to GTI. A single agreement is agreement single होने से कुछ नहीं, प्रपोजल अलग होना आप लोगों का, नेगोशिएशन सबका अलग होना, और आप कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली, तो आपका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। will enter into between two, the agreement lays down the values for each, सबकी वैल्यू अलग अलग है आपके, रुपीज 120, 150, 130 फॉर रीजन एक्स वाई एंड जेड। एग्रीमेंट लेज ऑन द कंप्लीशन फॉर ईच टाइम, हर रीजन का अलग अलग है कितने समय में कंप्लीट होगा, सबका आपने रेवेन्यू कॉस्ट अपने को अलग अलग यहाँ पे पता है। तो मैंने कहा यहाँ पे सेपरेट प्रपोजल दिया आपने यहाँ पे, और आपका सेपरेट नेगोशिएशन है, एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। इट इज द केस ऑफ व्हाट, सेगमेंटेशन, या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको चार, जो भी रीजन एक्स वाई जेड तीन है, तो तीनों रीजन को आप अलग अलग यहां पर हम उसको कंसीडर करेंगे, ना ही तो मतलब एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको मानेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू लाइक इट, कमेंट करने से नहीं भूलना, और आप लोगों को यहाँ पे रैपिड जिसका लिंक दिया है, इफ यू लाइक दिस बुक, बहुत से बच्चे कहते हैं मैसेजेस करते, तो यू कैन ऑर्डर इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।